नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 25 मई 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज देखेंगे? तो इंडिया और यूएस टेक और इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या बातचीत हुई मोदी जी की और बाइडेन जी की टोक्यो में, इस रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। अभी शाम को ही न्यूज निकल के आई है कि मोदी जी टोक्यो से वापस फ्लाइट पकड़ के दिल्ली वापस आ रहे हैं। तो कैसा रहा उनका दौरा यहाँ पे जापान का, इन सब चीजों को यहाँ पे समझेंगे। फिर ई वेस्ट रूल को यहां पे लाए। देखिए, वैसे तो ई वेस्ट रूल 2016 में लाए गए थे, 2018 में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। यहां कुछ नए ई वेस्ट रूल लाए जा रहे हैं। अभी के लिए उनको सर्कुलेट किया गया है, 2 महीने तक पब्लिक फीडबैक लिया जाएगा, फिर उनको फाइनलाइज किया जाएगा। ये क्या नए ई वेस्ट रूल है, इसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो आग लग रही थी, उसके रिस्पेक्ट में जो प्रोब पैनल बिठाया गया था, उस प्रोब पैनल ने यहाँ पे क्या बोला है, सरकार का यहाँ पे क्या स्टैंड है, इसको समझेंगे। फिर भाई, चीनी के एक्सपोर्ट के ऊपर जल्दी ही बैन लगाया जा सकता है, कर्ब लगाया जा सकता है, इसको समझें। कर्ब मतलब एक अपर लिमिट लगाई जा सकती है। फिर भाई, कुतुब मीनार एक पूजा करने की जगह नहीं है, ऐसा बोला है यहां पे एक कोर्ट ने, दिल्ली की। तो दिल्ली की कोर्ट ये बोल रही है, एक्चुअली दिल्ली की कोर्ट में सबमिट किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। इस पर्टिकुलर कुतुब मीनार वाले मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे, कोशिश करूंगा मैं इसको एक अलग वीडियो में कवर करूं। फिर जिनजियांग से एक और न्यूज निकल के आ रही है। चाइना की जो एजुकेशन कैंप है, जिसको कंसंट्रेशन कैंप कहा जाता है, जहां पे उइगुर माइनॉरिटीज के अगेंस्ट, उइगुर मुस्लिम्स के अगेंस्ट चाइना अत्याचार करता है, उसकी कुछ मैसिव स्केल पे फोटोज निकल के आई। तो ये क्या है, हम देखेंगे। और चाइना प्लानिंग कर रहा है कि इंडिया से और $500 मिलियन का लोन मांगे, ताकि पेट्रोल को इंपोर्ट कर सके चाइना। तो ये सारी न्यूज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आगे वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का मतलब क्या होता है कि अपनी अच्छाई को दिखाना। मतलब आप कह सकते हो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो उस बेसिस पे आप उसको शो ऑफ कर रहे हो। वो पैसा हो सकता है, वो आपकी कोई स्किल हो सकती है, आपका कोई टैलेंट हो सकता है, आप पढ़ने में अच्छे हो, आप अच्छा गिटार बजाते हो, या बहुत ज्यादा पैसा है तो उल्टा सीधा पैसा नाप शनाप उड़ा रहे हो, तो शो ऑफ कर रहे हो एक प्रकार का, इसको आप बोलते हो फ्लॉन्ट। अपने पोजेशंस, एबिलिटी और क्वालिटीज को शो ऑफ करना, दिखाना, इसको आप बोलते हो फ्लॉन्ट। ठीक है भाई। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मैं रेगुलरली आपसे जुड़ रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ और लेक्चर की नोटिफिकेशन दोस्तों मिल जाएगी। हो सके तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प करें, और ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। ये दोनों ही बटन काफी मददगार है, क्योंकि कोई पेड कोर्स तो यहाँ बेचा जा नहीं रहा है, तो ये दो बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। तो इंडिया यूएस टू वर्क ऑन टेक इन्वेस्टमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन, ये टोक्यो क्वाड लीडर्स के साइडलाइन पे मिले। बेसिकली देखिए, वैसे तो टोक्यो में बहुत सारे लीडर्स थे, यहाँ पे मोदी जी और बाइडेन जी की बायलेटरल मीटिंग भी हुई है। आप कह सकते हो कि पिछले 1.5 महीनों में, आप कह सकते हो ये दूसरी बायलेटरल मीटिंग है मोदी जी की बाइडेन के साथ। जब इंडिया यूएस का 2+2 डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर डायलॉग हुआ था, जहां पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब यूएसए गए थे, उस समय पे मोदी जी ने इंडिया में बैठ के एक वर्चुअल समिट की थी बाइडेन के साथ। और यहां पे दूसरी आप कह सकते हो 1-to-1 समिट हुई है बाइडेन के साथ मोदी जी की। तो यहां पे दोनों कंट्रीज, इंडिया और यूएसए ने अनाउंस किया है टेक्नोलॉजी कॉपरेशन इनिशिएटिव और इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। मतलब यूएस की डेवलपमेंट एजेंसी के साथ इंडिया ने अनाउंस किया टेक्नोलॉजी कॉपरेशन इनिशिएटिव एंड इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। ये आइडिया, ऐसा मिस्टर बाइडेन का बोलना है, कि लंबे समय से बना रहे हैं। और बाइडेन का यह बोलना है कि यूएस इंडिया की रिलेशंस दुनिया में वन ऑफ द क्लोजेस्ट है। ठीक है भाई। जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ने जो डायलॉग यहां पे होस्ट किया था, इस डायलॉग के समय पे इंडिया यूएस पार्टनरशिप को बाइडेन ने पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट बोला, डेमोक्रेसी इज डिलीवरिंग बोला। देखिए, बाइडेन का ये टारगेट रहा है, खासकर रशिया के कंटेक्स्ट में अक्सर कर ये रहा है, कि इंडिया को डेमोक्रेसी दिखाना, यूएस को डेमोक्रेसी दिखाना, और डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट एक फ्रंट खोल देना। हालांकि इंडिया इस स्टैंड से बचा है, बट डेफिनेटली इंडिया इस बात पे तो यूएस के साथ इंगेज करता है कि दोनों, इंडिया और यूएस, आप कह सकते हो कि जबरदस्त लाइवली डेमोक्रेसी है। यूएस सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, और इंडिया इज द बिगेस्ट, सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड डेमोक्रेसी है। फिर यहां पे देखेंगे कि जो दो कंट्रीज ने, इंडिया यूएस ने एग्रीमेंट साइन किया है, इससे जो यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ये इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेगा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में, हेल्थ केयर में, रेन्यूएबल एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिर इंडिया और यूएस ने लॉन्च किया है यहाँ पे क्रूशियल एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इनिशिएटिव, जिसको आप आईसेट बोलते हो। ये इनिशिएटिव्स को दोनों नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और यूएस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने साइन किया है। क्यों? ताकि क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में एंगेजमेंट बढ़ाया जा सके। क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G 6G, बायोटेक, सेमीकंडक्टर, स्पेस, इन फील्ड में दोनों कंट्रीज इंगेज करेंगे, और इस प्रकार के एंगेजमेंट से इंडिया को फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसीज, अमेरिका की टेक्नोलॉजी इन फील्ड में बहुत आगे निकल चुकी है। इंडिया के 6 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हेड में
सॉरी हब्स में यूएस इन्वेस्ट करेगा, ज्वाइन करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा, हेल्थ, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो 25 ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंडिया के अंदर, उसको यूएस प्रोएक्टिवली सपोर्ट करेगा। और जिस बात का डर था यहां पे जब डायलॉग हो रहा था यूएस और इंडिया के बीच में, तो बाइडेन साहब ने रशिया को खुलेआम यहां पे क्रिटिसाइज किया, ओवरऑल रशिया के एक्शंस को, एग्रेसिवनेस को क्रिटिसाइज किया, जबकि इंडिया की तरफ से जो स्टेटमेंट गया वो बिल्कुल भी यहां पे शांत था। अच्छा, इंडिया यूएस का आप कह सकते हो एक और एंगेजमेंट हुआ है रिसेंटली, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जो अभी मंडे को लॉन्च किया था, और इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई थी मंडे वाले करंट अफेयर से, मैंने आपको बताया था। इसको यूएस ने बहुत पॉजिटिवली आप कह लो रिसीव किया है। तो नेशनल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अभी ही जल्दी ही आईपीईएफ के ऊपर निगोशिएशन शुरू हो जाएंगे। क्या ग्राउंड लेवल पे पैरामीटर्स होंगे वो पता चलेंगे। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई, प्लस रशिया को लेके यहाँ पे इंडिया ने कोई भी एडवर्स स्टेटमेंट नहीं किया। फिर यूएस स्टेटमेंट में टॉलरेंस और इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल की बात हो रही थी। एक और बात, इंडिया और यूएस दोनों मेजर डिफेंस पार्टनरशिप को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, डीपन करने की बात कर रहे हैं, रिसर्च कोलैबोरेशन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं थ्रू वैक्सीन एक्सेलरेशन प्रोग्राम। और ये वैक्सीन एक्सेलरेशन प्रोग्राम 2027 तक इंप्लीमेंट किया जाएगा, ऐसा इंडिया यूएस का बोलना है। एंट्री माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के फील्ड में, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सच एज डायबिटीज, कैंसर, इन सब चीजों के फील्ड में ओवरऑल यहाँ पे इंडिया यूएस एक दूसरे के साथ इंगेज करेंगे। फिर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मोदी जी ने जापान के पीएम किशिदा जी से भी बातचीत की। ये मार्च 2022 में इंडिया आए थे, और फ्यूमियो किशिदा और प्रधानमंत्री मोदी जी ने रीअफर्म किया कि हाँ भाई, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में जापान अपनी फंडिंग लेके आएगा। फिर ओवरऑल फ्यूमियो किशिदा जी ने बोला है कि ठीक है भाई, हमने जो 5 ट्रिलियन येन प्रॉमिस किए थे इंडिया के अंदर पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की तरह, वो भी हम जल्दी से जल्दी करेंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ भी यहाँ पे बातचीत हुई, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, रेन्यूएबल एनर्जी में खासकर ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर, पीपल टू पीपल टाइज के ऊपर। तो ये हम कह सकते हैं एक प्रकार का समेशन था मोदी जी का विजिट का, कहां पे, इन जापान। बायलेटरल, रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग्स में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज है, कर्ब ऑन शुगर एक्सपोर्ट स्लाइटली। देखिए, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है केंद्र की सरकार इस पर्टिकुलर शुगर सीजन में एक्सपोर्ट ऑफ शुगर के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दे। मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, अभी आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, एक शुगर का ईयर कब से कब तक चलता है, शुगर का जो मार्केटिंग ईयर वो कब से कब तक चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। उसी प्रकार से शुगर का मार्केटिंग ईयर किस डेट से किस डेट तक चलता है, या किस महीने से किस महीने तक चलता है, ये बता दो आप। तो अभी रिसेंटली ही ऐसा सुनने में आया है कि यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री जल्दी ही एक ऑर्डर इशू करेगी, जिसके बेसिस पे इस पर्टिकुलर मार्केटिंग सीजन में शुगर के 10 मिलियन टन से ज्यादा शुगर एक्सपोर्ट करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। देखिए, अगर टॉप के शुगर एक्सपोर्टर्स की बात की जाए दुनिया में, तो अभी के लिए तो ब्राजील ने इंडिया को ओवरटेक कर लिया है। अभी 2 साल पहले तक इंडिया वॉज द टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड, अभी के लिए ब्राजील है। अच्छा, ब्राजील बहुत ज्यादा शुगर एक्सपोर्ट भी करता है। अगर दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है शुगर का, तो इंडिया है। क्योंकि इंडिया की आबादी बहुत ज्यादा है, इंडिया के कंपैरिजन में ब्राजील की आबादी बहुत कम है। तो कंजम्पशन वाला जो कंट्री है सबसे ज्यादा शुगर का, वो इंडिया है। प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में 2 साल पहले तक इंडिया हाईएस्ट प्रोड्यूसर था, अभी के लिए ब्राजील हो गया है। कोई बड़ी बात नहीं कि इंडिया आगे आने वाले 1-2 सालों में ब्राजील को ओवरटेक कर जाए। बहरहाल, जरूरी यहां पे यह है हमें समझना कि पिछले आप कह लो शुगर मार्केटिंग ईयर में जो शुगर का एक्सपोर्ट हुआ था वो था 7.191 मिलियन टन, लगभग 71,91,000, लगभग कह लीजिए 72 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट हुई थी पिछले शुगर मार्केटिंग सीजन में। अभी का जो शुगर मार्केटिंग सीजन है वो चल रहा है अक्टूबर से सितंबर। तो आप कह लो कि 1 अक्टूबर 2021 से 30 सितंबर 2022 तक अभी का मार्केटिंग शुगर सीजन चल रहा है। और इसमें अगर आप देखो तो लगभग 75 लाख आप कह लो कि ये टन शुगर एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो 18 मई तक, इस साल के 18 मई 2022 तक, फ्रॉम 1 अक्टूबर 75 लाख टन ऑफ शुगर ऑलरेडी इंडिया एक्सपोर्ट कर चुका है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन का बोलना है कि ऑलरेडी 8.5 मिलियन टन ऑफ शुगर के एक्सपोर्ट ऑर्डर साइन हो चुके हैं। तो अब भारत सरकार एक लिमिट से ज्यादा शुगर एक्सपोर्ट नहीं कराना चाहती, इसीलिए उड़ती उड़ती हवा आ रही कि हो सकता है भारत सरकार इस पर्टिकुलर मार्केटिंग सीजन में जो मैक्सिमम शुगर के एक्सपोर्ट की सीलिंग रखे, वो रखे आपका 10 मिलियन, मतलब कि 1 करोड़ टन। 1 करोड़ टन से ज्यादा शुगर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अभी के लिए 75 लाख टन एक्सपोर्ट हो चुकी है। ओके,
8.5 यानी 85 लाख टन के ऑर्डर्स प्लेस हो चुके हैं और 1 करोड़ टन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा सरकार अभी के लिए कंडीशन लगा सकती है। जैसे ही कंडीशन अनाउंस होगी मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। 2021-22 शुगर सीजन में, जो कि अभी चल रहा है, शुगर का एक्सपोर्ट 15 गुना हो चुका है 2017-18 शुगर सीजन से। 2017-18 शुगर सीजन में 6.2 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट हुई थी। 2018-19 शुगर सीजन में 38 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट हुई थी। 2019-20 शुगर सीजन में 59.6 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट हुई थी। और शुगर इंपोर्ट कौन करता है सबसे ज्यादा इंडिया से? तो इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई, मलेशिया और अफ्रीकन कंट्रीज। शुगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो एक इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर। 5 करोड़ शुगर केन फार्मर्स इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। लगभग 5 लाख वर्कर्स पूरे इंडिया की शुगर मिल में काम करते हैं। और इससे रिलेटेड बहुत सारी एंसिलरी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि शुगर को एक जगह से दूसरी जगह लेके आना, गन्ने को खेतों से शुगर तक पहुंचाना, एग्रीकल्चरल इनपुट्स की इंडस्ट्री, ये बहुत सारी एसोसिएटेड एंसिलरी इंडस्ट्री शुगर के साथ जुड़ी हुई है। अभी के लिए देखा जाए तो इंडिया का जो शुगर इंडस्ट्री एनुअल आउटपुट है वो 80,000 करोड़ का है। हमारे देश में 732 इंस्टॉल्ड शुगर फैक्ट्रीज है। एज ऑफ 31 जुलाई 2017 हमारी जो क्रशिंग कैपेसिटी है शुगर की वो है 339 लाख मेट्रिक टन। ओके, जीएस पेपर 2 और 3 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर जो स्कूटरों में आग लग रही थी उसके रिस्पेक्ट में प्रोब रिपोर्ट आई है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है, एक्चुअली इसके ऊपर स्टडी हुई है। जो सेंटर है वो इस जो कंडक्ट की गई है प्रोब, इसकी फाइंडिंग्स को स्टडी कर रहा है। इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट कमिटी बनाई गई थी। इस इंडिपेंडेंट कमिटी में कौन कौन था? तो डिफेंस फायर और एक्सप्लोसिव लेबोरेटरी न्यू दिल्ली के लोग थे, नेवल सिस्टम डेवलपमेंट लेबोरेटरी के लोग थे विशाखापट्टनम के, और बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के लोग थे। इन तीनों ही इंस्टीट्यूशंस के साइंटिस्ट को बैठाला गया और बोला गया कि भैया अब हमको पढ़ के बताओ, सर्वे करके बताओ कि बैटरियां क्यों फट रही हैं, ओकिनावा की प्योर ईवी, जितेंद्र ईवी और ओला इलेक्ट्रिक की। इसके साथ साथ यहां पे सरकार ने एक और कमिटी बना दी है। इस कमिटी का काम यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सेफ्टी स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए ये अपनी राय दे। और इस पर्टिकुलर कमिटी में जो पहले के 3 इंस्टीट्यूट्स थे, आईआईएससी बेंगलुरु, डिफेंस फायर एंड एक्सप्लोसिव ये लेबोरेटरी न्यू दिल्ली, नेवल सिस्टम डेवलपमेंट लेबोरेटरी विशाखापट्टनम, इसके तो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ही होंगे। प्लस ये जो नई कमिटी बनी है इसमें आईआईटी मद्रास के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी के भी यहाँ पे एक्सपर्ट्स होंगे। तो एक कमिटी पहले बताई गई थी ये जानने के लिए कि ये स्कूटर क्यों फट रहे हैं इलेक्ट्रिक, और दूसरी यहां पे कमिटी बनाई गई है ये जानने के लिए कि ओवरऑल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की सेफ्टी को कैसे बढ़ाया जाए। और इसके लिए एक नया स्टैंडर्ड लाने की बात की जा रही। जैसे ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स होता है ना, ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स बताता है किसी पर्टिकुलर चीज की क्वालिटी को, वैसे ही यहां पे बैटरी के नॉर्म्स को डिसाइड करने के लिए AIS 156 नॉर्म्स को लाने की बात की जा रही है। अभी के लिए ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 048 नॉर्म्स चलते हैं बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स के लिए। तो इन नॉर्म्स के हिसाब से बैटरी की चेकिंग होती है, उसके मैकेनिकल वाइब्रेशन को चेक किया जाता है, उसकी चार्जिंग को, शॉर्ट सर्किट को, शॉर्ट शॉक टेस्ट को चेक किए जाते हैं। अब इस AIS 048 नॉर्म्स की बजाय AIS 156 नॉर्म्स को लाने की बात हो रही है। तो ये सब चीजें यहां पे इसलिए हो रही हैं क्योंकि भाई सरकार को गाइडलाइंस फ्रेम करनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भरोसा लेके आना। अब इस प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फटेंगे तो कैसे काम चलेगा? सरकार का टारगेट है कि 2030 तक जो टोटल इंडिया के अंदर टू व्हीलर्स बिक रहे हैं 80% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो। अभी के लिए कितने? केवल 2%। अब उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फटेंगे, ओवरऑल लोग मरेंगे, तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस तो यहां पे देखो कम होगा ही होगा। और कार्बन रिडक्शन गोल्स और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के टारगेट्स के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। ये ई स्कूटर स्केच जो कर रहे थे फायर, इसके रिस्पेक्ट में ओवरऑल वीडियो विनोद सर ने बहुत अच्छी बनाई थी। तो ई स्कूटर्स, मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ चैनल पे आप यूट्यूब पे सर्च मार दीजिए, आपको एक पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। जीएस पेपर 3 और 2 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज कौन सी है? ई वेस्ट रूल्स स्पेसिफाइंग रिसाइकलिंग टारगेट्स ट्रेडिंग इन सर्टिफिकेट। जिस प्रकार से इन्वायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस में कार्बन क्रेडिट्स होते थे ना, कि भाई आप कितना एमिशन कर रहे हो, ओवरऑल आपने कितनी परसेंट अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो ग्रीन एनर्जी से की, इसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाना और उसके बेसिस पे ट्रेडिंग सर्टिफिकेट्स निकालना, कुछ ऐसा ही ई वेस्ट के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। जो नए नियम कानून निकल के आ रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि जो कंज्यूमर गुड्स कंपनीज हैं और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के जो निर्माता हैं उनको अपना 60% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कलेक्ट करना होगा और रिसाइकिल करना होगा 2023 तक। ये जो लिमिट है वो 2024 तक 70% हो जाएगी और 2025 तक 80% हो जाएगी। ऐसा किसने बताया? तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ने बताया।
ये बेसिकली रूल सभी के लिए प्रपोज किए गए हैं, पब्लिक के सामने रखे गए हैं, पब्लिक से कंसल्टेशन के बाद पब्लिक फीडबैक के हिसाब से इन रूल्स को फाइनलाइज किया जाएगा। और देखिए ये रूल्स यहां पे जरूरी हैं, इस प्रकार की लिमिट्स निर्माताओं पे लगानी बहुत जरूरी है, तब जाके हम इस ई वेस्ट के मीनेस से लड़ पाएंगे। तो कुछ कुछ कार्बन क्रेडिट जैसी चीज यहां पे की जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कंपनी ने एक पर्टिकुलर साल में कितना ई वेस्ट जनरेट किया और उसने कितना ई वेस्ट रिसाइकिल किया, इसके बारे में उस पर्टिकुलर कंपनी को समय समय पे अथॉरिटीज को बताना हो। अभी के लिए देखिए तो इस इन पर्टिकुलर नियमों के अंदर रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आएंगे, लैपटॉप, लैंडलाइन, मोबाइल फोन, रिकॉर्डर, कैमरा, म्यूजिक सिस्टम, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, मेडिकल इक्विपमेंट, ये सब कहीं ना कहीं इन नियमों के अंदर आएंगे। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के नियमों को यहां पे लागू किया जाएगा, ईपीआर सर्टिफिकेट यहां पे इशू किए जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर कंपनी ने कितना ई वेस्ट कलेक्ट किया, कितना उसने ई वेस्ट जनरेट किया, वो जो ई वेस्ट जनरेट किया तो उसमें से जितना कलेक्ट करके रिसाइकिल किया उससे कितना नया ई वेस्ट बनाया, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना पड़ेगा किसको, इन कंपनियों को। और ये कंपनियां ये इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करेंगी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ईपीआर सर्टिफिकेट इशू करेगा, इस बात को मॉनिटर करेगा कि जो अलग अलग कंपनीज हैं वो कितना ई वेस्ट पैदा कर रही हैं, कितना रिसाइकिल कर रही हैं, और उस हिसाब से उनको ईपीआर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये सर्टिफिकेट एक ई वेस्ट का प्रोड्यूसर दूसरे ई वेस्ट के प्रोड्यूसर को बेच भी सकता है। तो कल की डेट में अगर आप अपने द्वारा पैदा किया गया इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को प्रॉपर तरीके से रिसाइकिल नहीं कर रहे हो, कलेक्ट नहीं कर रहे हो, तो अगर कोई दूसरी कंपनी अच्छे से रिसाइकिल कर रही है तो उससे सर्टिफिकेट खरीद सकते हो ऑन अ पेमेंट। ठीक है। एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी यहां पे इस चीज को देखने के लिए, जिसको हेड करेंगे चेयरमैन ऑफ द सीपीसीबी, ताकि ये सारे रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट किया जाए। माइंडेड अभी ये रेगुलेशंस ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट हुए नहीं है, ये रूल्स है जिनको पब्लिक फीडबैक के लिए रखा गया है। पब्लिक फीडबैक के हिसाब से रूल्स को थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है और फिर इन रूलों को यहां पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। जो कंपनियां अपने एनुअल टारगेट को पूरा नहीं कर रही उनके ऊपर इन्वायरमेंटल कंपनसेशन लगाया जा सकता है, एक अमाउंट ऑफ फी लगाई जा सकती है। हालांकि अब तक इन रूल्स में यह स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कितनी फीस लगाई जाएगी। और मान लीजिए फीस लगा दी जाती है किसी के ऊपर अपने टारगेट्स पूरे ना करने पर, तो अगर एक साल के अंदर आप अपना टारगेट पूरा कर देते हो तो 85% फाइन वापस कर दिया जाएगा। अगर 2 साल के अंदर टारगेट पूरा कर देते हो तो 60% फाइन माफ कर दिया जाएगा। अगर 3 साल के अंदर टारगेट पूरा कर देते हो तो 30% फाइन माफ कर दिया जाएगा। अगर देखा जाए तो जो भी यहां पे सरकार नियम कानून लेके आ रही है ई वेस्ट हैंडलिंग को लेके, इससे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है ई वेस्ट में, ऐसा बताया जा रहा है। मार्च 2020 में सरकार ने बोला कि 2017-18 में लगभग 10% ई वेस्ट रिसाइकिल हो रहा था और 2018-19 में लगभग 20% ई वेस्ट रिसाइकिल हो रहा था। मतलब ई वेस्ट के रिसाइकलिंग का रेट धीरे धीरे करके नो डाउट बढ़ रहा है, हमें उसे और बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए यहां पे ये नए नियम कानून लेके आए जा रहे हैं। फिर यहां पे ई वेस्ट एक्सचेंज फैसिलिटीज की भी बात हो रही है। ये जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें जो ई वेस्ट के प्रोड्यूसर है इनको ई वेस्ट एक्सचेंज फैसिलिटीज बनानी पड़ेंगी, जहां पे ई वेस्ट को कलेक्ट किया जाएगा, उसको समय समय पे रिसाइकिल किया जाएगा। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होगी, तो भाई आप कह सकते हो कि जो बल्क कंज्यूमर्स है, जो बड़ी तादाद में, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई कंपनी है एचसीएल है, अब एचसीएल बड़ी तादाद में कंप्यूटर खरीद रही है अपने एम्प्लॉयज को काम करने के लिए, कोई कॉल सेंटर बड़ी तादाद में कंप्यूटर खरीद रहा है, तो नेचुरली वहां पे ई वेस्ट का जनरेशन ज्यादा होगा, तो उनके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे डाली जाएंगी। फिर जो ई वेस्ट प्रोड्यूसर्स है उनको ई वेस्ट डिसमेंटलिंग और रिसाइकलिंग फैसिलिटीज बनानी होंगी, वहां पे सेफ्टी और वर्कर्स पे ध्यान देना होगा, वहां पे काम करने वाले लोगों के हेल्थ इंडिकेटर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सब बातें बताई गई हैं। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2017 के हिसाब से ऐसा बताया जाता है कि इंडिया सालाना 2 मिलियन टन ई वेस्ट पैदा करता है। ई वेस्ट पैदा करने में इंडिया 5वें नंबर पे, नंबर 1 पे यूएसए, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे जापान और नंबर 4 पे जर्मनी। ठीक है। अभी के लिए ज्यादातर ई वेस्ट जो इंडिया के अंदर कलेक्ट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, वो इनफॉर्मल सेक्टर में प्रोसेस किया जाता है। और इनफॉर्मल सेक्टर खतरनाक है, तो लोगों को दिहाड़ी मजदूरों को बेसिस पे ई वेस्ट कलेक्ट करवाया जाता है और वो कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ के लिए खतरनाक है। फॉर्मल सेक्टर होगा तो प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के साथ, प्रिकॉशंस के साथ यहाँ पे ई वेस्ट को रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, रीप्रोसेस किया जाएगा, जो कि जरूरी है। जिस पेपर 2-3 वेस्ट मैनेजमेंट में न्यूज आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज क्या है भाई, जिनजियांग से एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ। ओके, कुछ हजारों की तादाद में फोटोज और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, जिससे पता चलता है कि चाइना के जिनजियांग रीजन में कंसंट्रेशन कैंप चलाया जा रहा है और इस कंसंट्रेशन कैंप में लगभग 10 लाख उइगुर मुस्लिम्स हैं। इन उइगुर मुस्लिम्स को दबा के रखा जाता है इन चाइना के डिटेंशन सेंटर्स में, वहां पे इनके खिलाफ अत्याचार किए जाते हैं।
कोई भी इंडिविजुअल जिसने थोड़ा सा रिलीजियस आप कह लो टल्ट दिखाया हो, रिलीजन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व दिखाया हो, हल्का फुल्का भी उसने रिलीजियस रेडिकलिज्म दिखाया हो, तो उसको पकड़ के इस डिटेंशन सेंटर में बंद कर देते हैं और तगड़े से उसकी यहाँ पे खातिरदारी की जाती है। और इन डिटेंशन सेंटर से अगर कोई भागा तो उसको मार दो, शूट ऑन साइट, किल ऑर्डर, इन सब चीजों के बारे में भी 2017 की एक इंटरनल शीट है चेन कोंगाओ की, ये फॉर्मर कम्युनिस्ट पार्टी सेक्रेटरी हैं। इन्होंने बोला था कि अगर कोई कंसंट्रेशन कैंप से भागने की कोशिश करता है तो गॉड को ऑर्डर देते हैं तुरंत मार दो। मतलब उइगुर रीजन में जो मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं वो ओवरऑल अगर अपने धर्म की तरफ थोड़ा झुकाव रख रही हैं तो उसके लिए चाइना उनको पनिश कर रहा है। और जी जिनपिंग बैक एंड से इन सारी की सारी एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है। 2018 की एक इंटरनल स्पीच भी यहां पे रिलीज हुई है पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर जाओ केजी की, जिसमें यह बताया गया कि भाई जी जिनपिंग की तरफ से सीधा ऑर्डर आया कि डिटेंशन फैसिलिटीज की कैपेसिटी को बढ़ाइए, वोकेशनल ट्रेनिंग दीजिए लोगों को, और अगर कोई नहीं समझता है तो जबरदस्ती उसको डिटेंशन कैंप में बंद करो, उसको सिखाओ। एक्सट्रीमिज्म हम किसी भी प्रकार से अपने देश में पनपने नहीं देंगे, ये यहां पे चाइना का लॉजिक है। तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट यहां पे निकल के आई है। इस रिपोर्ट को बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बीबीसी और ली मॉन्डे ने यहाँ पे कवर किया है। यहाँ पे कुछ ऐसी फोटोज निकल के आई हैं जहां पे जो चाइनीज प्रिजन अथॉरिटीज हैं वो डंडों से मार रही हैं, बैटन से मार रही हैं बंद जो उइगुर माइनॉरिटीज हैं उनको। और इसलिए यूके की फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रस ने ओपनली इस पर्टिकुलर रेलिवेशन को शॉकिंग बोला है और बोला है कि चाइना को इंटरनेशनल कम्युनिटी को फुल एक्सेस देना चाहिए ताकि वहां पे लोग जा सकें, ग्राउंड लेवल पे चीजों को देख सकें, अपनी रिपोर्ट दे सकें। हालांकि चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री ने साफ साफ बोल दिया है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये फर्जी है, झूठा है, स्कैम है, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, ये लाइस फैला रहा है, र्यूमर फैला रहा है। चाइना तो ऑब्वियस ही बात है अपने इस क्रिटिसिज्म को मानेगा नहीं। जिनजियांग प्रोविंस एक बहुत बड़ा प्रोविंस है, आप कह सकते हो यहाँ पे जिनजियांग प्रोविंस है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, कुछ हद तक अफगानिस्तान, यहाँ पे जिस कल्चरल लीनियज के लोग रहते हैं वही यहाँ पे भी पाए जाते हैं जिनजियांग रीजन में। देखा जाए तो हिस्टोरिकली जिनजियांग रीजन चाइना का पार्ट नहीं था। हालांकि आप कह लो कि पहले की डायनेस्टीज के समय पे कुछ समय के लिए इलाका चाइना के पास चला गया होगा, और अब तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सरकार है, जितना ज्यादा जमीन मिल जाए उतनी और कब्जाने को घूम रही है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में न्यूज आपको काम आएगी। आप देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर इलाका जो मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ ये इंडिया का अक्सई चीन, लेकिन इसको भी चाइना ने कब्जा रखा है। आगे बात करते हैं, श्रीलंका टू सीक एडिशनल $500 मिलियन लोन फॉर फ्यूल। देखिए श्रीलंका ने फिर से $500 मिलियन का, अगर $1 मिलियन को 7.5 करोड़ रुपया मान लू तो लगभग 3,750 करोड़ रुपया फिर से इंडिया से मांगा श्रीलंका ने, ताकि वो फ्यूल इंपोर्ट कर सके, अपने यहाँ पे पेट्रोल डीजल वगैरह इंपोर्ट कर सके। पेट्रोल डीजल की भारी कमी है श्रीलंका के अंदर, पूरे पूरे दिन लोग खड़े रहते हैं पेट्रोल पंपों के बाद ताकि वो डीजल खरीद सके, पेट्रोल खरीद सके। डीजल पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए, प्लस वहां पे अवेलेबिलिटी भी नहीं है। बिजनेसेस हिट हैं, बच्चे स्कूल तक नहीं जा रहे हैं क्योंकि तो स्कूल ले जाने के लिए गाड़ियां नहीं है। जो नॉन एसेंशियल टाइप का वर्क है उसके लिए एम्प्लॉयज को बोल दिया गया है कि भाई वर्क फ्रॉम होम करो, घर पे रह के काम करो। ठीक है, तो फ्यूल कंजम्पशन को बचाने के लिए चीजें, स्टेप्स ली जा रही है श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के अंदर फ्यूल के दाम LKR पहले 289 में बिक रहे थे, $0.8 पर लीटर। अब वो LKR 400 पे पहुंच चुके हैं। 38% पेट्रोल के दाम बढ़े हैं श्रीलंका के अंदर। पेट्रोल के दाम 338 से 420 श्रीलंकन रुपीस हो गए हैं। सारे एसेंशियल कमोडिटीज के दाम बढ़ रहे हैं। चलिए इंडिया में मैंने आपको बताया है कि भाई अगर फ्यूल का दाम बढ़ेगा तो फ्यूल से एसोसिएटेड एक जनरल इन्फ्लेशन का इंपैक्ट बहुत तगड़ा होता है, क्योंकि फ्यूल आप कह लो गाड़ियों को चलाने में, लॉजिस्टिक्स में, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में जरूरी है। तो फ्यूल बेसिकली एक प्रकार से लाइफलाइन है इकोनॉमी की, यही यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है, जो कि हो रही है। ऊपर से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है। जो प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट है कोलंबो में, वहां पे लगातार प्रेसिडेंशियल पैलेस के बाहर 46 दिन से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि गोटाबाया राजपक्षे अपनी कुर्सी से नीचे उतरे। श्रीलंका का फॉरेन डेप्ट $51 बिलियन हो चुका है। ओके, और वो और उधार मांग रहे हैं। अभी के लिए आईएमएफ के साथ निगोशिएशन जारी है। अभी के लिए आईएमएफ की तरफ से पैसा आना शुरू नहीं हुआ है। आईएमएफ के साथ बातचीत कर रहे हैं और $51 बिलियन का जो लोन है उसके ऊपर डिफॉल्ट कर दिया, वो आईएमएफ से पूछ के ही किया है। लेकिन आगे आने वाले समय में वो न्यूएंसेस जिसके हिसाब से आईएमएफ की तरफ से मदद आएगी, आईएमएफ यहाँ पे क्या क्या शर्तें रखेगा श्रीलंका के ऊपर, अपनी इकोनॉमी को खोलिए, इन्वेस्टमेंट आने दीजिए, इन सब चीजों के हिसाब से हम आगे पता कर पाएंगे कि क्या श्रीलंका में प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अभी के लिए तो देखिए श्रीलंका क्या कर रहा है, जितना ज्यादा जहां से उधार मिल जाए उतना ले लो। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ऑलरेडी फ्यूल इंपोर्ट्स के लिए $700 मिलियन की क्रेडिट लाइन दे चुका है। इस जनवरी से लेकर अब तक $3.5 बिलियन का असिस्टेंस ऑलमोस्ट इंडिया दे चुका है।
अभी रिसेंटली 40,000 टन पेट्रोल इंडिया ने श्रीलंका में भेजा जो मंडे को पहुंचा, और उसके बाद $500 मिलियन का पेट्रोल और यहाँ पे श्रीलंका की सरकार इंडिया से मांग रही है। तो मांग मांग के उधार ले लेके ये लोग काम चला रहे हैं। अभी सस्टेनेबल तो लगता नहीं है। लेट्स सी आगे आईएमएफ के थ्रू क्या डीलिंग होती है। तो ये था आज का भाई एनालिसिस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में, चीज आपको काम आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा दोस्तों। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों ही चीजों का लिंक दिया हुआ। इफ पॉसिबल फॉर यू फ्रेंड्स, क्लिक द ज्वाइन बटन। और ज्वाइन बटन नहीं दबा सकते तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प करें। सुपर थैंक्स का ऑप्शन नीचे लाइक और सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको मिल जाएगा। अब ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते रहिए। और अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है आज, तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाइए।